चलो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं भाई? कानून बनाने वाले को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। उसका पालन ठीक से हो, कौन जिम्मेदारी लेगा? एग्जीक्यूटिव, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड अ रूलिंग और गवर्नमेंटल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट साहब होते हैं, इलेक्टेड हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और सो कॉल्ड कुछ धांधलेबाजी हुई तो कानून सर्वोपरि है। तो पूरे कॉम्पोजिशन में आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ने को मिलेगा, जहां पे बताया जाएगा लेजिस्लेटिव क्या काम करेगा, सॉरी लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा, एंड जुडिशरी। और लास्ट में ये भी दाग दिया जाएगा एक बम, भाई हम हैं, बाकी सब चीनी कम है। इज दैट क्लियर? जज साहब के पास पूरा राइट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी गलती पे सजा सुनाने का। जज साहब को कौन सजा सुनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये खुद ही अगर सो कॉल्ड 1 किलो सेब चुरा के भाग गए दुकान से, तो अरे अब इतनी गिरी हरकत नहीं करेंगे, इंडियंस है, पाकिस्तानी थोड़ा है। अगर ये गलत कर दें, इंपीचमेंट महाभियोग चलाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट को लेके आएंगे, दूसरे कोर्ट्स के जजेस आएंगे, गॉट इट क्लियर, और इनको निपटा दिया जाएगा। महाभियोग इंपीचमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद धांधलेबाजी कर गए, ऐसा तो हिंदुस्तान में आज तक हुआ नहीं है, और भगवान ना करे ऐसा हो, वहां पे भी इंपीचमेंट होगा। और अगर ऐसा बार बार होगा तो फिर हम भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट होता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स और मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की जगह सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, मेन ऑर्गन्स ऑफ आईएसआई, जो उनकी खुफिया एजेंसी है। तो लीगल स्टडीज का ये वाला सिलेबस कम पढ़ना हो तो पाकिस्तान पढ़ लो जाके, ज्यादा पढ़ना हो तो हिंदुस्तान पढ़ो। चलिए, तो भाई लेजिस्लेचर का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया। असेंबली बोले, कांग्रेस बोले, सर कांग्रेस कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस के 2 मतलब है बच्चों। एज अ नाउन कांग्रेस का मतलब लेजिस्लेचर या असेंबली ही होता है। इज दैट क्लियर? और कांग्रेस जो पार्टी है वो वर्ब है। लॉजिक समझ में आ गया? तो जैसे यूएस में 2 पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन है और एक कांग्रेस, एक रिपब्लिकन और एक कांग्रेस। अनलाइक इंडिया, कोई भी पार्टी बना सकता है, आप भी पार्टी बना सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एक काम क्या क्या करते हैं, बड़ा आसान काम है भाई। सबसे पहला काम है एक्सप्रेस एंड फॉर्मुलेट द विल ऑफ द स्टेट एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज। बड़ा परेशान है इंडिया के लोग, ये जो छोटे छोटे बच्चे आजकल गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट दी, लोगों को कंसल्ट किया, भाई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए जाएं, और अगर बच्चे रैश ड्राइविंग करें और 18 साल की उम्र नहीं है और बड़ी महंगी, महंगी तो नहीं बोलूंगा मैं, फास्ट हाई स्पीड गाड़ियां चला रहे हैं, बैटरी वाली अलाउड है, तो उनके माँ बाप को 3 महीने के जेल डाल दो। केरला स्टेट में ऐसा कानून है, अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट करता है कोई बच्चा, पहली बार 10,000 का फाइन, 25,000 का फाइन, जेल तक है पेरेंट्स को। सर ठोका बच्चे ने, पेरेंट क्यों जेल जाएंगे? परवरिश तो पेरेंट ने की थी ना, गाड़ी किसने खरीदी थी? बच्चे के पास तो पैसा है नहीं। वकील ने कहा अगर आपको बचना जेल जाने से, अपने बच्चे को डिसोन कर दीजिए। कह दी मेरा बच्चे को लेना देना नहीं है। तो वकील आपका ठीक होना चाहिए, चाहे पिताजी जुबान केसरी बोले और बच्चा सफेद पुड़िया बेचे, वकील ठीक होना चाहिए आपका। समझ में आ गया? चलिए, तो वैसे ही बच्चों, किसी जमाने में कंज्यूमर्स को शॉपकीपर्स काफी चीट करते थे, हर शॉपकीपर नहीं कुछ, तो कंज्यूमर्स ने गुहार लगाई सरकार से, भाई हमको बचाओ। तो सरकार ने कहा ठीक है, कानून बना देते हैं, नेम्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पुराना है, नया 2019 में एक्ट एनैक्ट हो चुका है। तो अगर आपका सो कॉल्ड 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ तक का मुआवजा है, आप कोर्ट में जाइए, केस फाइल करिए। कम अमाउंट का अगर आपका कॉम्पनसेशन है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा अमाउंट है तो यू विल गो टू हाई कोर्ट, और ज्यादा अमाउंट है, करोड़ से ऊपर का जब होता है तो वो हाई कोर्ट। तो 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 20 लाख से 1 करोड़ तक का कॉम्पनसेशन अगर आपको लगता है कि मिलेगा मुआवजा, तो आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। और उसके ऊपर अगर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। सर उसके ऊपर है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएं? नहीं, उसके लिए तो स्पाई बनना पड़ेगा, दूसरे देश में घुसना पड़ेगा, फिर आपको साल्वेज आएंगे बचाने। तो भाई कानून कैसे बनता है, ये बच्चों मैंने यहाँ पे एक सो कॉल्ड आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिया भी है, बता भी चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट क्या होता है सर? डिमांड ड्राफ्ट, बैंक वाला? अरे नहीं प्रभु, बैंक वाला डिमांड ड्राफ्ट नहीं, हिंदी में मसौदा, अंग्रेजी में सिंपल टेक्स्ट। उस टेक्स्ट के ऊपर काफी डिस्कशन एंड डिबेट किया जाता है इन द लोकसभा। कहां पे? लोकसभा। रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिल वही प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो पार्टी के लोग हैं वो तो भाई सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ऑपोजिशन थोड़ा सा नाटक कर सकता है, व्हाट?
नहीं हमें ये नहीं पसंद, वो ऐसे पीटने लग जाते हैं जाहिलों गवारों की तरह। इज दैट क्लियर? बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ना, रूलिंग पार्टी अगर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देयर आफ्टर इट गेट्स फॉरवर्डेड टू द राज्यसभा। समझ में आ गया? मनी बिल है तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए राज्यसभा में रहेगा। कोई और अगर है तो भैया जब सेशन बैठेगा, जब डिस्कशन होगा, दे देंगे आपको वापस। फिर राज्यसभा इसके ऊपर काफी बहस करेगा और उसके बाद इसको वापस विद नेसेसरी करेक्शन कहां भेज दिया जाएगा? लोकसभा। मनी बिल है तो लोकसभा माने चाहे ना माने, इनकी अपनी दादागिरी चलेगी। बाकी में तो भैया राज्यसभा के आपको इंस्ट्रक्शन को मानना ही मानना है। जब तक ये अग्री नहीं कर देते ठेंगा कोई कानून बन पाएगा। मनी बिल फाइनेंस एक्ट ये बन जाता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया पैसे की बात है पूरी। पता लगा उसमें लिखा टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम बिल नहीं पास करेंगे। तो भैया जब टैक्स कलेक्शन होगा नहीं, इन दैट केस क्या कंट्री में रेवेन्यू आएगा और नेताओं को पैसे और सहूलियतें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो मनी बिल के अलावा लोकसभा हैज टू डिपेंड अपॉन राज्यसभा। लोकसभा इसको सही करेगा और फाइनली किसके पास भेज देगा भैया? इट विल गो टू द व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। फिर प्रेसिडेंट साहिबा इसके ऊपर साइन कर देंगी। अगर मुर्मू जी हैं तो, मैं बन गया तो मैं साइन कर दूंगा। और उसके बाद ये बन जाएगा व्हाट चिल्ड्रन? एन एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। इसे आप बोलेंगे लॉ एज वेल एज बच्चों आप इसे बोलेंगे स्टैच्यूट। क्या बोलेंगे? स्टैच्यूट। सर लॉ में और स्टैच्यूट में फर्क होता है? यस, मैंने आपको बताया था डे 1, फिर से आज बता रहा हूं। इस प्रोसीजर से बना तो ये लॉ स्टैच्यूट है। क्या है? लॉ स्टैच्यूट। बट दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, किसी ने सरकार को गुहार लगाई, भैया कुछ करो। दिल्ली लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल कचहरी में केस गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जज साहब ने कानून बना दिया, ऑड इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑड नंबर, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इवन नंबर। तो अगर आपके घर में ऑड नंबर की गाड़ी है तो आप 3 दिन तो चला पाएंगे, 3 दिन नहीं चला पाएंगे। मेरा भारत महान 100 में 99 बेईमान, लोग इवन नंबर वाली सेकेंड गाड़ियां खरीदने लगे बाजार से। 3 दिन इस गाड़ी से जाएंगे, 3 दिन उस गाड़ी से। क्या इसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया? जज साहब को लग रहा है भाई अगेंस्ट है नेचर के, तो उन्होंने एक सो कॉल्ड कानून बना दिया, फॉलो करना ही करना है। तो इट्स अ लॉ, सॉरी टू से इट इज नॉट अ स्टैच्यूट। तो एवरी स्टैच्यूट इज अ लॉ चिल्ड्रन, बट एवरी लॉ इज नॉट अ स्टैच्यूट। लॉ को स्टैच्यूट बनने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से गुजरना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो बॉक्सर में और रेसलर में फर्क होता है। बॉक्सर वो जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग के रूल्स के हिसाब से खेले। रेसलर तो फ्री स्टाइल टांग उठा के नचा भी सकता है। क्या बॉक्सर नचा सकता है? फाउल माना जाएगा। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप किसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेचर के। आपको ये देखना पड़ेगा जो कानून बना है वो कानून जिन लोगों को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी दी गई है वो उसको फॉलो करें। होम मिनिस्टर साहब को बोला जाएगा कि भैया हमने कानून बना दिया है, जितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके भागेंगे या अगर बैंक से 100 करोड़ से ऊपर का लोन लिया है तो उनका पासपोर्ट, आई रिपीट, उनका पासपोर्ट पहले बैंक में गिरवी रखा जाएगा। होम मिनिस्टर साहब को सारे बैंक्स को यह सर्कुलर भेजना पड़ेगा और अगर उनसे भेजने में गलती हो जाती है तो कोर्ट निपटा देगा उनको। फिर कोर्ट कहेगा कि होम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, रूलिंग पार्टी डिसाइडेड कि किसी और को होम मिनिस्टर बनाया जाए। या अगर लग रहा है कि पुलिस वाले अननेसेसरी किसी घर में घुस जाते हैं, भाई वो चेकिंग करने आए, चेकिंग करने आए बिना वारंट के, बिना वारंट के, तो ये गलत है। ऐसी कई हरकतें जम्मू कश्मीर में पिछले विगत 25-30 सालों में हो चुकी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर वाले मिलिट्री और पुलिस से बड़े सो कॉल्ड नहीं डरते नहीं है, अब बड़े अगेंस्ट रहते हैं। 4 बार पुलिस वालों के पास वारंट आया, घर में जाके चेक करो टेररिस्ट तो नहीं है, 6 बार वो अपने आप चले गए और घर का सामान लूटपाट के ले आए। तो वहां पे पुलिस और आर्मी वालों को इस तरह से चोर की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट्स ने ये हरकतें बहुत की हैं उनके साथ। और वो क्या सोचते थे कि ये इंडिया के पुलिस वाले हैं, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में फोर्सेस थी लोकल गवर्नमेंट की, उन्हीं को बुलाता था स्पेशली ये काम करने को। तो काम गलत किया स्टेट की फोर्स ने और किसका नाम खराब हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो बच्चों आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, चेक किया जाएगा कि जो काम आपको दिया गया है पैसे से लेन देन, जो भी सो कॉल्ड क्वेश्चंस वगैरह आप पार्लियामेंट में पूछें वो आप लोगों के भले के लिए पूछें। एक दो बार तो ऐसा भी सुना गया है लोगों ने ब्राइब ली है एमपीज ने, तुम्हारा कोई सवाल है और तुमको पूछना है, लो 5 लाख रुपए तुम्हारा सवाल पूछ लेंगे वहां जाके, थोड़ा सा स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। तो ये सब चीजें प्रोहिबिटेड है। इज दैट अंडरस्टूड? लेजिस्लेचर एंड इट्स जुडिशियल फंक्शन, भाई ये क्या है? मैंने इम्पीचमेंट की बात बताई थी आपको। तो मेनी अ टाइम्स कानून बनाने वाले लोगों का एक फंक्शन ये भी है कि अगर हाईएस्ट अथॉरिटी लाइक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी गड़बड़ करें तो उनको भी हटाया जा सके। सर यहां तो लिखा है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बिफोर टर्म। यस, हम किसी को भी हटा सकते हैं सर। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इज दैट क्लियर? और अभी एक वो पूजा खांडवेकर करके थी जिन्होंने ट्रेनिंग के पीरियड में दबंगई चालू कर दी अपनी, मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब फ्रॉड करके फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट लगवाया था, आया था न्यूज में, तो उनको भी निपटा दिया गया है। बट यहाँ पे बच्चों शब्द इंपीचमेंट नहीं यूज होता। इंपीचमेंट बहुत बड़ा वर्ड होता है और ये जनरली यूज होता है जब हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या प्रेसिडेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सन को रिमूव करते हैं। ये नहीं कि चपरासी की नौकरी से निकाल दिया इंपीचमेंट हो गया। ये शब्द बहुत बड़ा है बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई सो रहा है घर में, कोई पूछा है क्या टेम्परेरी हार्ट अटैक है, टेम्परेरी मर गया है, तो ये आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया, बोलेंगे स्लीपिंग, परमानेंट स्लीपिंग, कोई मर गया परमानेंट स्लीपिंग है, आगे ना ये गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। मैंने बोला ना इम्पीचमेंट शब्द इन लोगों की दादागिरी है, सिर्फ हमारे इन्होंने अपने हटाने के शब्द अलग से रिजर्व कर लिया है, ये और कोई शब्द यूज नहीं करेगा। तो गलती से अगर आपने मुंह में मेहंदी लगा ली और पापा कह रहे ये क्या कर रहे हो, जुबान केसरी, पापा कान के नीचे 2 कंटाप लगाएंगे नालायक, क्योंकि पापा को पता है जुबान केसरी कब यूज होता है, जब टोबैको का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। तो आप बोलिए मेहंदी लगाई, समझ में आता है, जुबान केसरी बोल रहे हैं, समझ में आया? पापा से कह रहे हैं आप एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं, पापा कह रहे हैं चुप रहो, ये मत बोलो, हम अगर शाहरुख खान हो गए तो तुम्हें सफेद पुड़िया बेचने वाला समझ लिया जाएगा। तो इम्पीचमेंट शब्द का मतलब समझ में आ गया? जुडिशियल फंक्शन सो कॉल्ड, जितने भी एमपीज हैं ये अपना अपना परफॉर्म करें। अगर इनके फंक्शंस के परफॉर्मेंस में किसको क्या काम करना है, नेताजी को अथॉरिटी दी गई थी कि भाई आपके ऑफिस में 5 इंप्लॉइज की नौकरी लगनी है, नेताजी घूस खाने लग गए या इनडायरेक्ट बेनिफिट लेने लग गए, तो इन्होंने अपना जुडिशियल फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं किया, तो नेताजी को भी निपटाया जा सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? क्या इम्पीचमेंट लिखा तो है यहाँ पे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर गलत काम अगर करेंगे तो पहले तो उनके पार्टी वाले हटा देंगे। इज दैट क्लियर? और बड़े देशों में क्या होता है, मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट कोalition की बनती है, तो प्राइम मिनिस्टर गलत काम करने की सो कॉल्ड सोच भी नहीं सकते। शायद यही वजह है कि टेक्स्ट में उनका नाम डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा गया है, और वो आते ही 5 साल के लिए हैं, तो पता लगा 1-2 साल तो थोड़ा ठीक रहेंगे, सेटिंग करेंगे अपनी। हाँ पाकिस्तान में सब बहुत होता है, तो पाकिस्तान में इम्पीचमेंट में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, बट हमारे यहाँ जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्टेड होता है ना, तो पार्टी किसी और को बना देगी। अभी जैसे मोदी जी की 75 ईयर्स 1-2 साल बाद हो जाएगी, तो वो स्टेप डाउन कर देंगे, कि उनकी जगह कोई और आएगा। हो सकता है गडकरी जी बन जाए, हो सकता है मैं बन जाऊं, आप नहीं बन पाएंगे। 25 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए उसके लिए। फिर लोग कहेंगे सर बैकडेट में सर्टिफिकेट बनवा लें, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले फर्जीफिकेशन चालू। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं लेजिस्लेचर के? इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बच्चों, सो कॉल्ड पार्लियामेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर स्टेट गवर्नमेंट है, इनको किसको सेलेक्ट करना होता है? प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? किसको सेलेक्ट करना है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो शब्द लिखा है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में काम करता है। क्या स्टेट में प्रेसिडेंट होता है? सर उसकी जगह मेयर होता है, बट मेयर का इलेक्शन होता है, मेयर सेलेक्ट नहीं होता। तो आप जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे वो सिर्फ पहली लाइन के लिए फिट बैठती है, दूसरी लाइन के लिए सेमी फिट बैठती है। व्हाट? सेमी फिट मतलब सर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, किसकी? उत्तर प्रदेश की। और अगर इंडिया की पूरे की बात करें, जितने राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज हैं
सब मुर्मू जी के टाइम पे वोटिंग किए थे, प्लस योगी जी के जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल थे, उन्होंने भी मुर्मू जी के लिए वोट किया था। बट यहां पे कंफ्यूजन भी आता है, सर राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, आंसर इज यस। यूपी, एमपी, बिहार, इनके भी जो एमएलए और एमएलसी होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, इज दैट क्लियर? बट स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए और एमएलसी किसी को स्टेट में प्रेसिडेंट बनाने के लिए कभी वोट नहीं करते हैं। तो आप गलत टेक्स्ट ना इंटरप्रेट कर लें। तो स्टेट गवर्नमेंट का एमपी हो, सॉरी एमएलए एमएलसी हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एमपी हो, राज्यसभा या लोकसभा का, प्रेसिडेंट के लिए दोनों वोट करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कोरिलेट कभी मत करिएगा। लोकसभा राज्यसभा के एमपी विल वोट टू सेलेक्ट इलेक्ट द प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए और एमएलसी प्रेसिडेंट के लिए तो वोट करते हैं, बट स्टेट में ऐसा कोई प्रेसिडेंट होता नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? फिर से सुनिएगा मेरी बात। यूनियन गवर्नमेंट के केस में इंडिया के लेवल पे देयर इज अ प्रेसिडेंट। स्टेट में प्रेसिडेंट का सब्स्टिट्यूट कौन होता है? गवर्नर। और डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? मेयर। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर का कभी इलेक्शन सुना है आपने? ये अगेन नॉमिनेट होते हैं। सर वोट कौन करता है? अब मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिकली बच्चों वोटिंग नहीं होती इनकी, ये सिर्फ वही जुगाड़ पानी टाइप्स, जान पहचान वाले ऊंचे ओहदे के लोग, समझ में आ गया? तो इनकी कोई वोटिंग नहीं, इनकी वोटिंग पब्लिक करती है। प्रेसिडेंट की वोटिंग एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्यसभा लोकसभा एंड स्टेट के मिनिस्टर्स। समझ में आ गई बात? आगे आते हैं बच्चों। वाइस प्रेसिडेंट सो कॉल्ड, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मुर्मू जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपीस राज्यसभा और लोकसभा वाले वोट करेंगे, सारे स्टेट के एमएलए एमएलसी वोट करेंगे, ठीक है? जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, धनखड़ जी शायद है ना, उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा के एमपीस वोट करते हैं, बट स्टेट वाले वोट नहीं करते। सुनाई पड़ गई बात? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, आई रिपीट, मेंबर ऑफ द लोकसभा 5 साल के लिए आते ना, दे सेलेक्ट 2 मेंबर्स, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं? ये सो कॉल्ड यहां बैठते हैं। कहां बैठते हैं? यहां पे बैठते हैं। सर 2 काहे सेलेक्ट करते हैं? अरे बीमार पड़ गए तो। सर 3 सेलेक्ट कर ले, 2 बीमार पड़ गए तो। सर 4 सेलेक्ट कर ले, 3 बीमार पड़ गए तो। पहले कुंडली दिखा लो सबकी, बीमार तो नहीं पड़ोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या यहाँ पे ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऑफिस स्टाफ यहाँ बैठता है, जो बातें चल रही हैं उसको लिखे पड़ेगा कौन? इज दैट क्लियर? और इसके अंदर मैं ऑफिस स्टाफ की बात तो नहीं कर रहा हूं, एमपीज के अलावा सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंट्री मार सकता है बस। ये पहले वाले केबीसी में 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सर वो झाड़ू पोछा कैसे लगता है? अरे वो एक अलग चीज है, झाड़ू पोछे वाला जाएगा ही जाएगा। हाँ एक चीज आपको और बता दूं, आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों आपको ऊपर बैल्कनीज यहां नजर आ रही हैं, ऐसी लोकसभा में भी होती हैं, और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की भी जो विधानसभा और विधान परिषद होती है, आप प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं बैठ के। अभी पीछे कुछ नौटंकी हो गई थी, वो अटैक वटैक हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए अभी बार कर दिया गया इस साल, नहीं तो पिछले साल तक तो काफी ओपन था ये। किसी जान पहचान वाले नेता गई, कोई जान पहचान वाले थे, वो गए थे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके आ गए थे वहां, कुछ गन वन चला दी थी, कुछ ऐसा हुआ था। खैर समझ में आ गया? while the members of the Rajya Sabha will elect the deputy chairman of the Rajya Sabha. Is that clear? समझ में आ गई बातें भाई? पक्का? चलिए, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होता है भाई? सबको पता है, इट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में नहीं आते हैं, सिर्फ सो कॉल्ड जिनके पास पोर्टफोलियो होता है वो मिनिस्टर्स ही आएंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर फर्क होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 543 होंगे लोकसभा में, सब थोड़ा मिनिस्टर बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सो इन चीजों को आप गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। काम क्या होता है भाई इनका? पूरा स्टेट ठीक से चले, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, लेबर मैटर्स, एम्प्लॉयमेंट, रूरल हो, लोकल डेवलपमेंट हो,
एनवायरनमेंट का रख रखाव, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सो कॉल्ड जो स्टेट का डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर्स अगर स्टेट से या सेंटर से भी रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारा का सारा काम किसको देखना है? एग्जीक्यूटिव को देखना है। स्टेट के लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल के जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो देखेंगे। बजट अभी निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था, और स्टेट का बजट जनरली स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखते हैं, ताकि लोग गड़बड़ घोटाला धंधेबाजी ना कर पाए। तो ये जो बजट वगैरह की बात है, सो कॉल्ड ये सारा काम, ठीक है ना, प्रिपेयर नेशनल पॉलिसीज एंड ऑल दैट, तो निर्मला सीतारमण जी अकेले थोड़ा काम करती हैं, उनके साथ पढ़े लिखे लोग होते हैं। मिनिस्टर को कितनी अकल तमीज है, ओके, बट नाम किसका होता है? मिनिस्टर का। समझ में आ गया? शादी भैया की और भाभी की हुई आपके घर में, बट नाम किसका? पापा मम्मी का। अरे सिंह साहब के यहाँ शादी की व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी। ओके, समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही बातें? मोदी जी घूमते रहते हैं ना, जुगाड़ पानी करते रहते हैं, और वहां से पैसा आता है, तो काम तो निर्मला सीतारमण जी का है, बट वो कह रही मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, आप थोड़ा लंबा लंबा बोलते हैं, तो आप जाइए इसके लिए। जुडिशियल फंक्शंस, ये एग्जीक्यूटिव का है, जुडिशियल फंक्शन करेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। लॉ बनेगा, उसका फॉलोअप कौन करेगा? आपके घर में दादाजी ने पॉलिसी बनाई, रात को 11 बजे घर के अंदर आ जाना, आपको बताएगा कौन? मम्मी पापा ना। व्हाट इट क्लियर? तो मम्मी पापा एग्जीक्यूटिव हो गए घर के। पार्ट टू ग्रांट पार्डन, सजाए मौत का सेंटेंस दिया गया, सजाए मौत का, प्रेसिडेंट साहब इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उम्र कैद का सेंटेंस सुना दिया गया जज साहब ने, आपका चाल चलन ठीक था, 15 साल की सजा हुई थी आपको, व्हाट इट क्लियर, और आप 11 साल तक बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, आपकी सजा को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं रिलीफ। कभी कभी आपने सुना होगा पेरोल पे छूट के आए हैं, सॉरी टू से, पेरोल के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, वो कोर्ट का जज ही ग्रांट करेगा। अगर आपकी हरकतें ठीक है, आपकी भागने की उम्मीद नहीं है, और लग रहा है घर में कोई शादी ब्याह है या कोई सीरियस इशू हो गया, किसी की डेथ हो गई, आपका वहां आना बहुत जरूरी है, वो अलग चीज है बच्चों। वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल फंक्शन नहीं है, ये जुडिशरी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? जुडिशरी का। अब ये कौन से हीरो हैं भाई? अनिल कपूर। और ये कौन है? परेश रावल। कौन सी मूवी का सीन है ये? अरे वाह, जबरदस्त, एकदम नायक। ये ढेर सारे कागज नजर आ रहे हैं? आंसर, तो काफी चोर टाइप के ऑफिसर्स थे, डीएम चोर, पब्लिक हेल्थ कमिश्नर चोर, ढेर सारे चोर। सबके ऊपर तो पेनल्टी लगा नहीं पाते, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं और सबको एक साथ सस्पेंड कर देते हैं, कि जो भी लोग चोर पाए गए, ABCD जो भी तुम्हारा नाम हो उस पोस्ट पे, तुम सस्पेंड। इज दैट क्लियर? फिर अमरीश पुरी क्या बोलता है? मैं एक और ऑर्डिनेंस ले आऊंगा, जो मैंने बोला था कि तुम एक दिन के चीफ मिनिस्टर हो, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो तुमने भी बोला एज एक दिन का चीफ मिनिस्टर, दैट इज नल एंड वाइट। नहीं समझे? पापा ने बोला 98% सॉरी 95% मार्क्स लेके आओ तो मर्सिडीज ले देंगे। आपके 98% मार्क्स आ गए, आपने पापा का कहा है मर्सिडीज, पापन का किस बात की मर्सिडीज? 95 बोला था, तुम तो 98 ले आए, ना तुम्हारे नंबर है 95, ना तुम्हें मर्सिडीज मिलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कानून को पालन करना। सर व्हाट इज दिस डेजिग्नेटेड लेजिग्नेशन? डेलीगेटेड लेजिग्नेशन में पहले आप डेलीगेशन का मतलब समझिए। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी है आपके पास, और आपकी मम्मी ने आपको लॉकर की चाबी दे दी, वो 15 दिन के लिए मौसी जी के यहाँ जा रही है, उनके बेटे की शादी है, आप 4 दिन पहले ही पहुंचेंगे, तो हु हैज द लॉकर कीज? यू। कुछ गायब होता है तो कौन निपटाया जाएगा? आप। तो चाबी आपके पास है, इट्स योर अथॉरिटी, कुछ गड़बड़ हुआ आप ही झेलेंगे। मैं सीनियर मैनेजर हूं, मेरे पास अथॉरिटी है एम्प्लॉय को पनिश करने की, और अगर एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग गया तो मेरी जिम्मेदारी है उसको बेला फुसला के वापस लाने की। बट अगर मैंने आपको चाबी तो नहीं दी लॉकर की, बट तिजोरी से कुछ चोरी हो गया, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं? नो। आपको बोला गया था तिजोरी से कुछ चोरी नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे लाओ पहले चाबी दो हमको, नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो हेनरी फेयोल साहब ने मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल दिए, उसमें से एक प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कानून में डेलीगेशन की तरह काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आई एम अ बैंक मैनेजर, मैं 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, मेरे परिवार में शादी है, मैंने असिस्टेंट मैनेजर को पूरी साइनिंग अथॉरिटी तक दे दी,
100 करोड़ का लोन सैंक्शन करना था, ठीक है तुम कर लेना। तो जैसा आप काम कर रहे थे, जो राइट्स एंड ड्यूटीज आपके पास थी, राइट्स मतलब अथॉरिटी, ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपने अपने जूनियर को दे दी। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं डेलीगेशन। व्हाट? डेलीगेशन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। मम्मी ने कहा ये सब सब्जियां लेते आना। अब आप सब्जी मंडी गए, समझ नहीं आ रहा है कि प्याज मम्मी ने कहा था 40 रुपए किलो मिलेगा, वो नालायक 50 का 45 से कम करने को तैयारी नहीं है। मम्मी ने कहा अरे अपना समझ के ले लो। जैसे ही मम्मी ने बोला अपना समझ के ले लो, मम्मी ने अपनी अथॉरिटी आपको दे दी। अगर प्याज सड़ा निकला, आपको सड़ा देंगी मम्मी। डेलीगेशन किया मम्मी ने। क्या किया? डेलीगेशन। अपना समझ लो भैया। तो वैसे ही देश इतना बड़ा है, इंडिया और दूसरे देश भी, हर चीज के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनने का या पॉलिसी बनने का या विचार बनने का इंतजार नहीं कर सकते। अब तो बड़े हो जाइए, कुछ खुद भी तो कर लीजिए। तो स्टेट को बोला गया ये काम आप कर सकते हैं, हम आपको पूरी छूट देते हैं, और आपके स्टेट में वो चीज मानी जाएगी, प्रोवाइडेड 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 अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ना हो, किसी कास्ट रिलीजन को हर्ट ना करे। तो केजू अंकल बोले ठीक है, मैं एक कानून बनाने जा रहा हूं पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हुए कि भाई ऑड इवन नंबर रूल चलेगा। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत ही वो कानून बनाने में सफल रहे। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए तो कोई भी स्टेट अपना कानून बना ही नहीं पाएगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक तरह का ट्रिगर है रिवॉल्वर का। दो होते हैं ना बड़ी बंदूक में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आपका, आप अपना ट्रिगर चला सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अपनी हरकतों के लिए स्टेट को काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। दैट इज डेलीगेटेड डेजिग्नेशन। ओके। तो इज एन एनैक्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी। देखिए क्या लिखा है बच्चों, अदर देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो सेंट्रल में होती है, स्टेट में तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। उनके अलावा भी ऑफिस है मेरा। सर आप कौन है? मैं हूं IRS ऑफिसर। क्या हूं मैं? IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है, वहां पे मैं टॉप बॉस हूं। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, यूपीएससी के IAS के एग्जाम के थ्रू ही आते हैं। हमें लग रहा है कि टैक्स कलेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा छापेमारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? छापेमारी। लोग टैक्स नालायक दे नहीं रहे, टाइम पे दलिद्दर होते जा रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले स्टेट टू स्टेट IRS ऑफिसर को यह राइट दिया गया है कि आप अपनी 5 से 15 लोगों की टीम बनाएं, और जहां पे आपको शक है ढाबा बोल सकते हैं वहां पे, तो IRS ऑफिसर भी ये पॉलिसी बनाएगा। इट्स अ लॉ चिल्ड्रन बट नॉट अ स्टैट्यूट। तो आपसे पूछेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस व्हेन डन आर लॉज, स्टैट्यूट्स, बोथ और नन? आंसर इज लॉ, क्योंकि स्टैट्यूट तभी होगा जब वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से गुजरा है। नहीं समझे? नहीं समझ में आ रही बातें? पक्का? चलिए। तो कोई ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा सर आप इतना आगे का यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ओके। बट अगर बोला जाए ना 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 ना, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है भैया और किसी के पास नहीं है, तो पार्लियामेंट के अलावा स्टेट के, स्टेट पार्लियामेंट नहीं बोलते, गलत हो जाएगा, स्टेट पार्लियामेंट नहीं होती है। आप लॉ पढ़ रहे हैं, मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, जय शिव शंभू नहीं करना है, वो केदारनाथ में करना है। इज दैट क्लियर? स्टेट पार्लियामेंट जैसा शब्द ही गलत है। मैं आपको लड़का लड़का बोलूं कैसा लगेगा? गलत लगेगा। तो स्टेट पार्लियामेंट नहीं होता, आप उसको बोल सकते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, SLA SLC। तो SLA SLC कोई कानून बना ले, कोई सरकारी ऑफिस का हेड कोई इंचार्ज कानून बना ले, इन सबको क्या बोलते हैं? डेलीकेटेड, सौंपा हुआ कानून। व्हाट? सौंपा हुआ कानून। इज दैट क्लियर? तो घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी मम्मी की, बट एक दिन मम्मी कह रही चलो आज तुम खाना बनाओ, आपने खिचड़ी बना ली। मैंने भी एक बार केक बनाया था, रेसिपी में लिखा था 2 अंडा डालेंगे बड़ा सॉफ्ट बनेगा, मैंने 6 अंडा डाल दिया, इतना कड़ा बन गया कुत्ता भी नहीं खाया। तो डेलीगेटेड रेजिग्नेशन का रॉन्ग पावर यूज कर लिया आपने। इज दैट क्लियर? बट अगर प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर हो, तो प्रेसिडेंट कहेगा मेरी थोड़ी औकात है, थोड़ा अलग नाम यूज कर लो मेरे लिए, तो ऑर्डिनेंस। बात समझ में आई? समझ में आई? तो गरीब लोगों के घर में बहु बहु वाला जानवर कुत्ता बोला जाता है, रईसों के घर में बहु बहु वाला जानवर टॉमी, मोती, ब्रूनो ऐसे नाम रखे जाते हैं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए। तो कौन बनाएगा भाई ये कानून? गोद लिया कानून ना बोल देना। ओके। चलिए, और ये कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? बट ये काम प्रेसिडेंट साहब कब करेंगे?
प्रेसिडेंट कहेगा मैं खलियर हूं क्या? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होगा। दो केसेस में नहीं चलेगा। ऑटम स्प्रिंग सेशन स्टार्ट हुआ 15 दिन के लिए, मान लीजिए 12 अगस्त को वो एंड हो गया, बट अचानक अब 3 महीने बाद पार्लियामेंट फिर से बैठेगी विंटर सेशन में, 4 महीने बाद। बीच में कानून लाने की बहुत जरूरत है। क्यों? कोविड आ चुका है। लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो नालायक घूमते रहेंगे दाएं बाएं आवारा की तरह। तो भैया अब यहां सेशन तो बैठ नहीं रहा है, तो कौन काम करेगा? तो वो जो लॉ ऑफिसर स्टेट का या सेंट्रल का होते हैं, एसएलओ सीएलओ बोलते हैं, स्टेट लॉ ऑफिसर, ये सब वही काम जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी के साथ, एमपी के साथ कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी, ये नहीं मरा हुआ प्राइम मिनिस्टर ग्रुप, वही काम ये प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट साहब इस कानून को जब देश में लागू करवाएंगे तो इसको ऑर्डिनेंस। तो जब पार्लियामेंट नहीं बैठता और हमें तेजी में कोई कानून चाहिए होता है तो हम क्या बनाते हैं? ऑर्डिनेंस बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो दो केसेस में ऐसा होता है, अभी सरकार तो है, बीजेपी कांग्रेस किसी की भी, बट अभी सेशन नहीं बैठ रहा है, या सरकार चली गई, अब नया इलेक्शन होना है, बीच में कानून आने की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या बनाना पड़ता है? ऑर्डिनेंस। तो वो डेलीगेटेड रेजिग्नेशन नहीं होता। ओके, तो पार्लियामेंट के अलावा अगर प्रेसिडेंट के अलावा कोई कानून बनाने की शक्तियां रखता है तो उसे डेलीगेटेड रेजिग्नेशन बोलते हैं, और जब प्रेसिडेंट के पास वो पावर्स आ जाए तो उसी को ऑर्डिनेंस बोला जाता है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आई बात? पक्का? सो बाय डेलीगेटिंग द पार्ट टू मेक अ लॉ, अ कानून, टू द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एम्पावर्स डिफरेंट पीपल और बॉडीज कि आप भी कानून बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो केजरीवाल जी को भी हमने पावर दे दी कि भाई स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, ordinance is a law that is promulgated by the president of India only when the parliament is not in session। मैंने आगे लिखा हुआ, ये आपकी बुक में नहीं होगा, या तो सेशन चल नहीं रहा या प्रेजेंट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है। नहीं समझे बात को? इसको बच्चों मार्क कर लें झटपट फास्ट। हाँ, धैर्य जी की क्वेरी है, बोलिए धैर्य जी। इमरजेंसी सेशन बुला सकते हैं, बट हमारे पास वो भी टाइम नहीं है, हमारे पास वो भी टाइम नहीं है। इज दैट क्लियर? हमारे पास वो भी टाइम नहीं है, इसलिए हम कानून में ये व्यवस्था कर चुके हैं। पता लगा, जैसे मेरे को पता है 12 अगस्त के बाद अगला 8 दिन का सेशन चलेगा 16 नवंबर से। नेताजी अपनी टेरिटरी में कुछ एक्टिविटीज में बिजी हो गए या शादी ब्याह में चले गए, मेजॉरिटी लोग हैं ही नहीं, तो कोरम पूरा नहीं होगा। कोरम समझते हैं? पॉपुलेशन नेताओं की पूरी नहीं है, आई रिपीट, नेताओं की पॉपुलेशन पूरी नहीं है, तो मेजॉरिटी होगा नहीं तो बिल पास कैसे होगा? तो इमरजेंसी बुला सकते हैं वो लोग, बट अगर वो भी टाइम नहीं है तो ऑर्डिनेंस। और जब इमरजेंसी बुला लेंगे तो भाई नॉट इन सेशन वाला पॉइंट तो अपने आप खत्म हो गया ना, तब ऑर्डिनेंस चलता है। समझ में आ गया? तो आपके घर में दादाजी हैं जो पूरे नियम कायदे कानून बनाएंगे, बट अगर उन्होंने घर की बहुओं को, घर के बच्चों को कानून बनाने की इजाजत दे दी तो उस इजाजत को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। उस कानून को भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोल सकते हो आप। मान लीजिए बन गया दिल्ली पॉल्यूशन एक्ट 2023, तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था। मोटर व्हीकल एक्ट स्टैट्यूट है, वो पूरे इंडिया में लागू होगा। प्रेसिडेंट साहब ने पापा को जो राइट दिया गया घर में कानून बनाने का, तो वो ऑर्डिनेंस हो गया। समझ गए बात को? पक्का? कंफर्म? और प्रेसिडेंट भी अल्टीमेटली किसकी इजाजत लेगा? यूनियन कैबिनेट। और इस केस में बच्चों राज्यसभा बहुत काम में आती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो तो चली रही है ना। इज दैट क्लियर? सर मान लीजिए उनका भी सेशन नहीं है तो भैया सिर्फ सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ही काम करेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट साहब ने तो पटर पटर कर दिया, वो कह रहे हैं मेरे कोई भरोसा नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि मैं भी सिर्फ बना दिया गया था। 6 हफ्ते के अंदर आपको सेशन बैठवाना जरूरी है। अगर नहीं बैठा तो सर, अब एक तरीका तो और जुगाड़ है मेरे पास। इसका क्या जुगाड़ है? हर स्टेट को बोल दो अपना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना लो इसका, तो पूरे इंडिया में कानून बन जाएगा। बट क्या हर स्टेट मानेगा आपकी बात? या आपके पास इतनी मशीनरी होगी जो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए? नो। तो इसलिए ऑर्डिनेंस तभी लाया जाता है जब प्रेसिडेंट साहब को लगे कि भैया अगले 4 हफ्ते में सेशन बैठने वाला है, हम प्रक्रिया पहले से चालू कर दें, सो दैट जब 6 हफ्ते के अंदर सेशन बैठे तो हम बिल पास करवा लें। इज दैट क्लियर? तो जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना इसको ऑर्डिनेंस ले आते हैं, हम नहीं ला सकते। तो नायक मूवी में जो ये हमारे बोल रहे हैं, ये मूवी में चलता है, कह रहे ना ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ये ला ही नहीं सकते। कौन लाएगा ऑर्डिनेंस? सिर्फ प्रेसिडेंट। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ला सकते हैं। फिर अमरीश पुरी बोलते हैं मैं एक ऑर्डिनेंस लाऊंगा और इनके सारे डिसीजंस को कैंसिल करवा, ये अगेन नहीं, गलत, वो डायलॉग ही फर्जी था, क्योंकि ऑर्डिनेंस का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा?
प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? घर में आपके कोई आया, मम्मी कह रही है कुछ ठंडा गरम, अच्छा भाभी जी गरम, मम्मी ने आपको जाओ जरा कुछ इंतजाम करो, आप गीजर से पानी भर के ले आए, गरम तो ये भी होता है। अरे उनके कहने का मतलब हॉट कॉफी या क्या होते रहते हैं, गूगल कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात भाई? क्योंकि देखिए इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी है, तो ये बात बहुत जरूरी है, दोनों चीजें एक ही है भैया। प्रेसिडेंट ने किया तो और चावल ही है, खिचड़ी में भी डलता है, लाई चने में भी डलता है। लाई तब होती है जब भूनी जाए, चावल तब होता है जब उबाला जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? कोई क्वेरी है तो पूछ ले भाई, कोई क्वेरी किसी की? हाँ लाना पड़ेगा, अगर 6 हफ्ते के अंदर सेशन नहीं बैठा तो फिर ये बेकार बकवास हो जाएगा, फिर नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। समझा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया है बट जनरली इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। अब जैसे आपका घर पापा ने फालतू में 4 फ्लोर तनवा दिए, अरे आज जरूरत नहीं है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद पड़ेगी। बड़ी अलमारी बनवा दी, अरे अब इसमें रखें क्या, 2 महीने बाद अब जगह नहीं है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, हमने हर चीज की व्यवस्था की हुई है। शादी ब्याह में आप जाते हैं, हाय राम क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा है, बट व्यवस्था तो करनी पड़े, किसी कुछ पसंद है किसी कुछ पसंद है। इज दैट क्लियर? चलिए आखिरी टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का, हम हैं बाकी सब हम हैं, चीनी कम है। जुडिशरी सबसे पहला काम क्या करेगी भाई? केस सुनो, जॉली एलएलबी देखा होगा आपने, प्रोसीजर के हिसाब से केस होगा। जैसे सर अगर आपको गवाह बुलवाना है तो भैया अपोनेंट को पहले बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? ताकि वो भी अपना प्रश्न तैयार करके आए। सर मान लीजिए उसका मर्डर करवा दे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी वकील बोलता है जज साहब से, जज साहब लाइफ को खतरा था इसलिए मैंने पहले से बताया नहीं है। समझ में आ गया? क्या सिक्योरिटी ले सकते हैं? इज दैट क्लियर? डिस्प्यूट हो जाता है लोगों के बीच में, कभी सो कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट और लोगों के बीच में रहता है, कभी स्टेट्स के बीच में हो जाता है, और कभी बिजली घर और सो कॉल्ड पीडब्ल्यूडी के बीच में डिस्प्यूट होगा, सीवर डाल रहे थे या सो कॉल्ड वो पाइप डाल रहे थे। कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तार जा रही थी, ट्रक तोड़ता हुआ निकल गया, बस तोड़ती हुई निकल गई। तो अगेन ये डिस्प्यूट सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट में जाएंगे। तो अगर बच्चों बिटवीन सिटीजन्स है तो सिविल कोर्ट रहेगा, सिटीजन्स एंड स्टेट, स्टेट एंड स्टेट, फेडरल यूनिट मतलब एमपी वर्सेस यूपी। सर ये कब होगा? पंजाब वाले बदमाशी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पानी नहीं छोड़ेंगे, जाओ, यूपी तो मर जाएगा बेचारा। तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, या यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, तो ये कहां जाएगा? वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर देश के अंदर का मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशन का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। स्टेट वर्सेस स्टेट है तो भी हाई कोर्ट, सिटीजन एंड स्टेट है तो भी हाई कोर्ट। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, मैं चाहता हूं कि ये जो मेजोरिटी 16 कर दी जाए अब, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये हाई कोर्ट नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, बट एक आर्टिकल 226 है, आई एम प्रिटी लेस श्योर ऑन दिस, कंफर्म कर दूंगा आपको। ओके यहां पे हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुन सकता है। ओके एल्स बाय डिफॉल्ट सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पंजाब और यूपी के बीच का डिस्प्यूट है। इज दैट क्लियर? हाँ पंजाब और यूपी के बीच का नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये जा सकता है, बट पहले हम इसको अपने कोर्ट में और वो अपने कोर्ट में फाइल करेंगे, फिर कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा कि भाई ये हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर, हमारे स्कोप के अंदर, हमारी सिंपल भाषा में बोले औकात के अंदर नहीं आता, इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। नहीं वो केस नहीं चलता, वो एक एप्लीकेशन होती है बस। इज दैट क्लियर? इट्स एन एप्लीकेशन ओनली। मान लीजिए कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका डिपॉजिट था, बैंक में डाका पड़ गया, ठीक है, और आपके पैसे भी चोरी हो गए और लॉकर से सामान भी चोरी हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह के भाई लॉकर की जिम्मेदारी मेरी नहीं, हमने एग्रीमेंट में लिखा था, पैसे की जिम्मेदारी हमारी, हम आपको दे देंगे। 3 महीना 4 महीना साल 2 साल 4 साल हो गए, तो अब आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। इज दैट क्लियर? बट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोले कि भाई आपका पैसा हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है सो कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर फंस गया थोड़ा सा, अब सुप्रीम कोर्ट तक केस जा सकता है। फाइन, समझ में आ गया? सो डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एडजुडिकेशन, ये क्या होता है सर? एडजुडिकेशन वो सजा सुनाने वाली हरकतें नहीं होती हैं, सो कॉल्ड रिक्वायर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बट बच्चों सच्चाई सबको पता है,
जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। हमारे चंद्रचूड़ जी बड़े दबंग और चुलबुल पांडे टाइप हैं, वो किसी के ना सुनते हैं। बट काफी इंस्टेंसेस ऐसे इंडिया में हो चुके हैं प्रीवियसली, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जहां पे इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया जज साहब को, डिसीजन वैसा ही आ गया। चंद्रचूड़ जी बड़े चुलबुल पांडे टाइप के हैं, एक दो बार मोदी जी की बैंड भी बजा चुके हैं वो। तो उससे साबित होता है दैट दे वर्क विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मैनी अ टाइम इट हैपेंस, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, किसी क्रिमिनल का केस सुनने जज साहब खुद ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, पता लगा मैंने क्रिमिनल को केस सुना दिया, फांसी दे दी, कुछ दे दी सजा, मेरे को ठोक दी है। तो सो कॉल्ड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ जाता है कभी कभी। बट अगेन इंडिया का अभी भी जुडिशरी बड़ा साफ सुथरा टाइप का है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? सर एक बार कॉपी फिर से देख लीजिए, शायद मेरा 2 नंबर बढ़ जाए, बोलते हैं ना ऐसे आप। तो एक बार केस को फिर से देखा जाए। अभी जैसे राम जन्मभूमि वाला केस था, तो क्या केस था भाई? दिस वॉज द लैंड, दिस वॉज द प्लेस जिसको सब लोग क्लेम कर रहे थे। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या डिसाइड किया? 1/3 सुन्नी वक्फ को, 1/3 रामलला, 1/3 दूसरों को दे दें। जिसको ये वाला पोर्शन मिल गया और चाहिए भी ये वाला था, वो तो हैप्पी हैप्पी हो गया, बाकी दो सैड सैड हो गए। लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों? हमने आपसे लैंड के डिवीजन को थोड़ा करने को बोला था, जज साहब बायल थे क्या आप एकदम से? हम तीनों बोल रहे थे हमको ये चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम डे 1 से सुनवाई करते हैं। राम जी कब पैदा हुए? नर्स को बुलाया जाएगा, बधाई हो आपके घर में भगवान आए हैं। इज दैट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, किसी ने बोला ही नहीं था कि लैंड का डिवीजन करो। हाई कोर्ट कह रहा है 1/3 तुम ले लो, 1/3 तुम ले लो, 1/3 तुम ले लो। लोग कह रहे थे हमको ये चाहिए। बात समझ में आई? आप पापा से कह रहे हैं आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट लिबर्टी। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरे कमरे से कूलर लगवाइए, एसी हटवाइए। पापा आपका हार्वर्ड में एडमिशन करवा दिए, जाओ लिबर्टी घर छोड़ के जाओ। इज दैट क्लियर? तो वहां पे बोला जा रहा है, तीनों पार्टी बोल रही है हमको ये लैंड चाहिए। हाई कोर्ट क्या किया? 1/3 बांट दिया। तो फैसला ही गलत हो गया, हमने तो मांगा ही नहीं था। मांगा आम है, आप भुट्टा लेके चले आए हैं, कह रहे आधा काट के खा लो पेट भर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन द टेस्ट। हमें टेस्ट चाहिए, ढकोसना नहीं है हमको। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जब बातें गई, साक्ष्य निकले, कंफ्यूजन हुआ, मेरे को फोन किया। मैंने कहा वहां पे एक क्लास लगा दो, सब बच्चे आएंगे, अपना पढ़ेंगे, कॉलेज खोल दो। कह रहे नहीं ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक पार्टी को दे दो। इज दैट क्लियर? राम जी फोन कर चुके हैं, आए नहीं मिलने, हमने कहा आएंगे। समझ में आ गया भाई? तो जुडिशियल रिव्यू चल रहे हैं। तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है। जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में भी होता है एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में ही चलता है। ओके, क्योंकि हाई कोर्ट जब सेंटेंस दे देता है तो फिर उसके लिए अगला डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ही। हाई कोर्ट का ही ऑर्डर फिर से हाई कोर्ट में रिव्यू हो, जनरली ऐसा नहीं होता। तो फिर अपनी बेइज्जती होगी ना, हम क्या सुनाए थे। ओके, कानून का इंटरप्रिटेशन। घर जल रहा है, अंग्रेजी में लोग बोलेंगे हाउस इज बर्निंग। बल्ब जल रहा है, लोग बोलेंगे बल्ब इज बर्निंग। तो शब्दार्थ और भावार्थ में डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? तो मेनी अ टाइम्स द वर्ड्स आर वेरी 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 कंफ्यूजिंग, देखने में कुछ और लगता और होता कुछ और है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे एक कानून है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। क्या है? एक्ट। समझ में आ गया? एक कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब यहां पे शब्द क्या नजर आ रहा है? रिलीफ। यहां पे क्या नजर आ रहा है? कॉम्पनसेशन। मैं किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा था, मशीन में हाथ आ गया, उंगलियां कड़कड़ा गई, तो सर आप दुखी क्यों? आपका वीडियो नहीं बनाया, किसी ने वायरल नहीं किया? नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयर से कहूंगा मेरे को मुआवजा दो। तो कानून की अदालत में किस कानून के तहत केस चलेगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। एंड अब क्योंकि मैं मशीन पे काम करने लायक नहीं हूं, प्लीज गिव मी सम रिलीफ इन माय वर्क बट डोंट मेक मी अनएम्प्लॉय बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, और मेरा पैर काम कर रहा है। तो ठीक है, जाओ तुम रोनाल्डो तरह फुटबॉल खेलो जाओ। तो यहां पे रिलीफ मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अपने मालिक के ऊपर केस करूंगा तो मेरा वकील वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत करोड़ों दिलवाएगा मुआवजा। मेरे एम्प्लॉयर का वकील कहेगा मेरे क्लाइंट की औकात नहीं है करोड़ देने की, 10 लाख पे सेटल कर लीजिए। तो मेरा एम्प्लॉयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आएगा, मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत जाऊंगा।
इज दैट क्लियर? मान लीजिए मेरे को सो कॉल्ड कॉपीराइट का केस कर दे कोई पब्लिशर कि भाई ये जो टेक्स्ट आपने लिया ये हमारा है, ठीक है, तो कॉपीराइट का केस तो बनता ही बनता है। अब मेरा वकील कहेगा सर आप तो फंस गए, मैंने ढपोड़ संगो क्या तुम एकदम से, तुम वकील किस बात के हो? कॉपीराइट लॉज में लिखा है कि आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। मेरा तो यूट्यूब चैनल है, फ्री का वीडियो है, इसमें मैं कौन पैसा किसी से ले रहा हूं? इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या मेरे ऊपर कॉपीराइट के तहत केस लगेगा? मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लग सकता है, कॉपीराइट का केस नहीं लग सकता। तो जज साहब कहेंगे जाइए अगला नया केस इनके ऊपर लेके आइए डिफेमेशन का। डिफेमेशन का केस आया, मैंने वकील से कहा मेरे को पागल साबित कर देना कोर्ट में, और पागल खिलाफ कोई केस होता नहीं। तो आप जितना बड़ा जुर्म करिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वकील ठीक होना चाहिए आपका। मोनेटाइज्ड है, बट कोई गारंटी थोड़ा है कि जो देख रहा है वो पैसा दे रहा है। नो, पैसा तो एड के थ्रू आ रहा है, तो आई एम गेटिंग मनी बिकॉज एडवर्टाइजमेंट आर बीइंग प्रमोटेड ऑन माय चैनल, आई एम नॉट बीइंग पेड डायरेक्टली बाय यूट्यूब। इज दैट क्लियर? बहुत बहुत ध्यानदेबाजी है। हाँ, कॉपीराइट आ जाता है, वेरी गुड। तो कुछ कॉपीराइट अलाउड होते हैं, हाँ बोल भी तो कॉपीराइट तो अलाउड होता है। अब मान लीजिए ताज में लता मंगेशकर जी का गाना अगर आपने गा दिया तो लता मंगेशकर जी स्यू कर सकती हैं, प्रोवाइडेड उस गाने से आप पैसा कमा रहे हो, उनको किसी तरह का नुकसान हो रहा हो। जब उनका नुकसान नहीं हो रहा तो खाली पीली थोड़ा अपनी दबंगई दिखाने के कोर्ट में चली आएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में क्या? एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, वो अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पार्डन वाला, बच्चों याद आया? तो मैनी अ टाइम जुडिशरी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि इस केस में आप ये करें। आपने उड़ी मूवी देखी होगी, आर्टिकल 370, वहां पे मोदी जी का रोल जिसने प्ले किया उनको एडवाइस करते हैं ना बाकी लोग, तो 370 में टॉप जजेस को बुला के लाओ, टॉप एडवोकेट्स को बुला के लाओ, तो जुडिशरी एडवाइस भी करती है। ओके, रोल ऑफ जुडिशरी बच्चों याद जरूर कर लीजिएगा आर्टिकल 143 सारे आर्टिकल्स, क्योंकि एक साथ याद नहीं होंगे, थोड़े थोड़े याद करते जाएंगे तो क्लैट में आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। रोल ऑफ जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट, सो अगर सो कॉल्ड इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक नया हथकंडा लेके आ रहे हैं गरीबों के लिए, ताकि उनको भी सो कॉल्ड कानून तक पहुंचने का मौका मिले, और उसको क्या बोलते हैं? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मैंने देखा कि काफी लोग स्पीड ब्रेकर से ढम ढम करते हुए गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो मैंने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कि भाई सारे ये जो आपके ये स्पीड ब्रेकर्स हैं इनको थोड़ा बड़ा करिए, ताकि जंप होने से टू व्हीलर में बैठी हुई महिला कूदे ना, और कूद के चोट लगे पति खूब ठूसेगी वो, फिर डाइवोर्स के केसेस बढ़ेंगे वहां पे, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती है। इज दैट क्लियर? लेजिस्लेटिव एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसका मतलब बच्चों नन अबव द लॉ। जुडिशरी हैज टू मेक सच रूल्स ताकि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करे, और वहां पे लिख दिया जाए हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। बट बच्चों इस केस में मैंने एक यूट्यूब पे चैनल पे किसी का वीडियो देखा था, 700 परिवार हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो जुडिशरी को ओवररूल करते हैं। उन्हीं के परिवार के लोग हमेशा जज के बाद जज के बाद जज बनते रहते हैं, और दूसरे को जनरली इजाजत होती ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसा मोनार्की टाइप बोल सकते हैं, काफी ऐसा है इंडिया में अभी भी। तो इसीलिए अभी कोलोजियम का कॉन्सेप्ट आने वाला है कि एक पैनल बैठेगा जो जजेस का फेयर सिलेक्शन करेगा। होता फेयर है, बट कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी सेटिंग लग ही जाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।